हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए जी बेटा, इस वीडियो के अंदर हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यूज से। पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अपनी मार्किंग स्कीम चेक कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये हमें मार्किंग स्कीम देते हैं। मार्किंग स्कीम मतलब आप अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली अपनी एमसीक्यूज 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर कर सकते हो। सो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से। एमसीक्यूज बेटा ये रहे आपके 9 यूनिट्स और 9 यूनिट के एमसीक्यूज हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज किस में से आएंगे? 3rd यूनिट मैग्नेटिज्म और 6th यूनिट ऑप्टिक्स में से। ऑप्टिक्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है मार्क्स की वो इसी यूनिट में रहती है। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गए हैं, हम कैसे कर पाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ दिमाग को ठंडा रख के अपनी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ बेटा जैसे ही आप लोग एमसीक्यूज़ करेंगे, वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। सो कॉन्टीन्यूसली आप बेटा इसी तरीके से वीडियो आती जाएंगी। वीडियो को लाइक करते जाइए, मैक्सिमम शेयर करते जाइए और साथ साथ टेस्ट देते जाएं। बस इतना ही काम है, पढ़ते जाएं, टेस्ट देते जाएं, पढ़ते जाएं, टेस्ट देते जाएं। अगर टेस्ट नहीं करोगे बेटा फिर मार्क्स में परसेंटेज मतलब पेपर में परसेंटेज लेके आना इट्स टू डिफ़िकल्ट। साथ साथ पढ़ो, साथ साथ टेस्ट दो। टेस्ट से बेटा आप लोगों को पता चलेगा हम लोग कितना पानी में हैं। ठीक है जी। सो चलिए बेटा एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ये है बेटा हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्चुअली ये एक्यूरेट के लास्ट 4 डेज की जो उन्होंने हमें दे रखे हैं, 4 डेज के उन्होंने हमें एक सैम्पल पेपर्स दे दिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा आएगा। तो मैंने एमसीक्यूज़ चेक करे, इसमें ऑप्टिक्स के न्यूमेरिक एमसीक्यूज़ काफ़ी कम है। सो डरना नहीं है कि इसमें मटेरियल कम है, हमें अपने टॉपिक्स पे फोकस करना है। टॉपिक के अकॉर्डिंगली बेटा हम लोग अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। सो चलिए बेटा फर्स्ट आपका जो एमसीक्यूज़ है, द अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। अगर हम लोग अल्टीमेट यूनिट ले लें, ठीक है, किसी मैग्नेट का, देन उस पर्टिकुलर जो मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मान लो ये आपने मैग्नेट ले लिया, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। उन्होंने क्या इंडिविजुअल यूनिट, कोई इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं इन एनी मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अंदर। अब देखो इंडिविजुअल यूनिट नॉर्थ भी हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट साउथ भी हो सकता है। सो इसका मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें तो ये क्या चीज़ हो गई आपकी? डाइपोल। सो आंसर आएगा इसका डाइपोल। ठीक है। बी सेकेंड क्वेश्चन पे आए, द पॉजिटिव चार्ज ग्लास। अब देखो ये आया आपका थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड एंड देन रिपेल द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड ली आपने, मान लो ये पॉजिटिव की रॉड है, आपने यहाँ पे किसी चीज़ को सस्पेंड किया हुआ है। देन द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज, दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया एक दूसरे को। कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव हाँ जी रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब उन्होंने बोला है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एंड देन रिपेल। पहले उसने अट्रैक्ट करा फिर उसने रिपेल करा, तो ऐसा सब्सटेंस कौन सा होगा? डेफिनेटली अगर एक ही दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स में दो अलग अलग प्रॉपर्टीज लग रही हैं, पहले अट्रैक्ट किया फिर रिपेल किया, इसका मतलब उसमें न्यूट्रलाइजेशन आ गई। अब पहले अट्रैक्ट कर रहा था, न्यूट्रल हो गया, उसके बाद न्यूट्रल होने के बाद उसने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। ना तो वो पॉजिटिव था, इसका मतलब ना वो नेगेटिव रहा। सो फाइनली आपके पास क्या बच गया? वो न्यूट्रल, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे, चार्जिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। मतलब आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया फिर भी जो चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब इंडक्शन मेथड से। आप लोगों ने 4th यूनिट के अंदर पढ़ा होगा कि एक कॉयल है, कॉयल के पास आप लोगों ने एक नॉर्थ साउथ पोल लेकर गए, देन इसमें से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया।
इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, इंडक्शन की वजह से। सो आंसर इज इंडक्शन, सो चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। सो हमें पता है बेटा विब ग्योर, ठीक है। अगर तो कलर्स पूछे गए हैं GYOR, अगर कलर्स पूछे गए हैं तो विब ग्योर के अकॉर्डिंगली चेक कर लो। अगर गामा रेज, बीटा रेज, ये रेज दी हुई हैं, फिर चेक करो राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। सो आर रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। उन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, जो रेड की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे तो रेड वेव है नहीं, सॉरी आर इज़ अ रेडियो वेव, सॉरी आर इज़ अ रेडियो वेव, नॉट रेड, इट्स अ रेडियो वेव। सो रेडियो वेव, एम मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड रेज, वी मतलब विजिबल लाइट, यू मतलब यूवी रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, जी मतलब गामा रेज। सो आर इज अ रेडियो वेव, सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ प्लेन ईएमएफ वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइमल्टेनियसली एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ, अब हमें बेटा फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है जी। द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ कितनी होगी ये हमें पता करनी है। सो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी ओवर म्यू। व्हाट इज सी, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और म्यू हमें गिवन है, म्यू इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। अब इन दोनों को डिवाइड करा तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 बेटा ऊपर चला जाएगा, 10 में से 8 निकाला -2, सो 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। सो ऑप्शन नंबर 5th का ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट। अब देखो ये क्वेश्चन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो टर्म 1 टर्म 2 लास्ट ईयर बहुत बार रिपीट हुआ। सो होपफुली ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्योर इंडक्टर में कैसा होगा, प्योर कैपेसिटर में कैसा होगा, एक्सेट्रा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर मतलब एल में ऑलवेज आपका बेटा करंट जो है वो लेग्स करेगा, लेग्स बिहाइंड, ठीक है, लेग बिहाइंड बाय π/2 या 90 डिग्री, ठीक है, लेग बिहाइंड करेगा। सो दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। एक ट्रिक लर्न कर लो बेटा, LCR सीरीज सर्किट का ट्रिक है, सो अच्छे से लर्न कर लो। L फॉर लेग, L फॉर लेग, हमेशा ही L मतलब इंडक्टर, जब भी आपका इंडक्टर आएगा वो ऑलवेज लेग बिहाइंड ही आंसर आएगा, लेग बिहाइंड बाय π/2 या 90 डिग्री। अगर कैपेसिटर की बात आएगी, कैपेसिटर ऑलवेज ऑपोजिट होगा, मतलब उल्टा आंसर आएगा। अगर आपका करंट L फॉर लैग इंडक्टर के अंदर लैग करेगा, कैपेसिटर के अंदर ऑलवेज लीड करेगा, करंट लीड करेगा, लीड, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, करंट पूछा गया है या फिर वोल्टेज, वोल्टेज ऑलवेज उल्टा रहेगा। L फॉर लैग, L फॉर लैग, L मतलब इंडक्टर, L मतलब लैग, I ऑलवेज क्या करेगा, लैग करेगा, और V ऑलवेज लीड करेगा। ये छोटी सी ट्रिक है, अच्छे से लर्न कर लो इसको। अब 6 का आंसर क्या होगा, इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब L, L फॉर लैग, अगर लैग कर रहा है मतलब कि क्या आएगा, लेग्स बिहाइंड, लैग लैग, ठीक है, बट ऑलवेज π/2 के साथ होगा। सो π/2, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस R कितनी है, 8 ओम, और इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब XL आपको गिवन है 6 ओम। द इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल इज, बेटा R आप लोगों को गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 8 ओम गिवन है, और इम्पिडेंस Z पता करने के लिए बोला गया है। सो बेटा फॉर्मूला इज R² प्लस XL²। सो व्हाट इज R, R हमारे पास कितना है 8, मतलब 8² प्लस इंडक्टिव रेजिस्टेंस 6²,
8 8 जा 64, 6 6 जा 36। सो दोनों को ऐड किया, आ गया 100। 100 को बेटा अंडर रूट के अंदर सॉल्व करो, सो वी गेट 10 ओम। सो ऑप्शन नंबर बी, 7th का आ गया बी इज अ राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ लग रहे हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। सो इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, आपको लिंक, गूगल का लिंक मिल जाएगा और अच्छे से बेटा टेस्ट करना। अगर टेस्ट में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हुई, लास्ट में आपको सजेशन के लिए एक लास्ट फीडबैक बॉक्स होगा, उसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपनी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट के लिए बेटा कंडीशन क्या है, जब XL इज इक्वल्स टू XC हो जाए, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आ जाए, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली, ये 5th यूनिट का क्वेश्चन है। अगर मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिया जाए, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, देन क्या कौन सी चीज़ राइज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सी चीज़ कॉन्टिन्यूसली राइज होगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। 10th आप लोगों ने मोटर कार की बैटरी चेंज कर दी, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। कौन सा करंट होगा जो चेंज होगा। अब देखो बैटरी चेंज करी, बैटरी चेंज की, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी बैटरी में, अच्छे से काम नहीं कर रही। अब बैटरी के अंदर हम लोग मतलब सेल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस एक्सेट्रा हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, कौन सा इफेक्ट होगा जो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज द केमिकल, ठीक है। सो 10th का बी आ गया। नेक्स्ट है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू सॉरी आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, या फिर रो को लिख सकते हैं, ए उस तरफ ले जाओ, आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब रेजिस्टिविटी रो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑफ वायर किस मटेरियल से या कैसी बनी हुई है, कंपोजिशन कैसी है उसकी, शेप ऑफ वायर, शेप कैसी है वायर की, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सो रेजिस्टिविटी मतलब बेटा कंपोजिशन के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, शेप, लेंथ, एरिया, इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड कर रही है। सो कॉम्पोजिशन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अदरवाइज शेप पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी। सो कॉम्पोजिशन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जस्ट कंफ्यूज करने वाला। नेक्स्ट आ जाओ, ऑन व्हाट फैक्टर्स, कौन सा ऐसा फैक्टर है डज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड। C इज इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट A ओवर D। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। उन्होंने बोला है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अपसाइलन नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक मतलब अपसाइलन नॉट, एरिया मतलब ए के ऊपर, डी मतलब डिस्टेंस के ऊपर, इसका मतलब सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। सो 12th का आ गया आपका बेटा डी आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर स्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटर्मिन द करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर मान लो कोई आपने सर्किट लगाया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे। थर्मल वेलोसिटी अलोन, सिर्फ उनमें थर्मल वेलोसिटी होगी बेटा, थर्मल वेलोसिटी अकेली नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ये आप लोगों ने 2nd यूनिट के अंदर पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सो क्या होगा उसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो उसमें थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, U1 + U2 + U3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले आर्टिकल में ही पढ़ा, एंड में लिखते हैं इज इक्वल टू 0। थर्मल वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, सो ये भी नहीं है। लास्ट है ना, नाइदर थर्मल वेलोसिटी नॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है। सो दैट इज चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। करंट किसके इक्वल है, दिस इज द फॉर्मूला, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब बेटा चार्ज आप लोगों को गिवन है 12, हमने लिख दिया 12, टाइम आपको गिवन है 1 मिनट।
1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब इसको कटिंग करके देख लो, आपके पास आ गया 3/5। कटिंग करके देख लो, 2 6 10, 2 3 सॉरी, देन यहाँ पे आ गया 10, सो आ गया 0.3 के टेबल पे कटिंग करेंगे, सो आ गया 0.2 अम्पेयर। सो 0.2 अम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सो 14 का आएगा बेटा बी आंसर। नेक्स्ट है, इन अ चार्ज कैरियर कंडक्टर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। अगर आप लोगों को एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जाए और उसकी रेशियो निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। अदरवाइज हमें पता है बेटा J ओवर E करंट डेंसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। अगर इसी का रेसिप्रोकल ले लोगे, बिकॉज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, मतलब E ओवर J उल्टा पूछ लिया। सो ये किसके इक्वल होगा? रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। सो आंसर इज रेजिस्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स r over 2, then its resistance becomes, this is the most important MCQs। अदरवाइज इस साल बोला गया कि MCQs के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। अदरवाइज आप लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं, एक्यूरेट पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज पिछले 1-2 सालों से काफ़ी हद तक जो एक्यूरेट के अकॉर्डिंगली पेपर आ रहा है, 100% पेपर एक्यूरेट में से आ रहा है। लेकिन इस साल 100% आएगा कि नहीं आएगा, आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। मैक्सिमम अपनी जो बुक है उसके बैक एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ के जाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, तभी आप लोग 100 में से 100 एक्सपेक्ट करें। अदरवाइज बेटा ठीक है, पिछले 2 साल से एक्यूरेट में से 100% पेपर आ रहा है, लेकिन इस साल हमें अपनी ओर से पूरी तैयारी करके जानी है। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट के अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर कहीं से भी आए, हमें किसी बुक से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप लोग बुक को रट कर जाओगे कि यही बुक अच्छे से लर्न कर लो, ऐसे कर लो, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि इस बुक में तो क्वेश्चन ही नहीं आए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए, अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, डेफिनेटली बेटा आपको ऐसे ही लगेगा कि जो मर्जी बुक आप लोग पढ़ के जाओगे उसी में से बुक पेपर आया है। ठीक है जी। सो बार बार बोल रही हूँ बेटा, बुक्स को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक वायर है, इज स्ट्रेच्ड, उसे स्ट्रेच किया गया, इसका मतलब एंड इट्स रेडियस बिकम्स r over 2। हमें r फर्स्ट पता है, r दूसरा r डैश कितना हो गया, r over 2 हो गया। अब हमें एरिया पता है बेटा, एरिया किसके इक्वल होगा, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एरिया कितना, a डैश कितना होगा, पाई r डैश स्क्वायर। सो r डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r over 2। सो ये आ गया आपके पास बेटा, a डैश आपके पास कितना आ गया, पाई r रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 सॉरी r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो ये आ गया, मतलब एरिया डिवाइडेड बाई 4। अगर आप लोगों का एरिया 4 टाइम डिवाइड हो रहा है तो लेंथ आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है उतनी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इतनी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सो एल हो गया बेटा 4 टाइम इंक्रीज। सो आपके पास आ गया ए डैश इज इक्वल्स टू a over 4 और l डैश इज इक्वल्स टू 4l। सो रो इज इक्वल्स r इज इक्वल्स टू रो l डैश ओवर a डैश। सो रो l डैश की जगह पे क्या आएगा, 4l डिवाइडेड बाई a की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई a। सो 4 के साथ 4 कैंसिल, ठीक है जी। 4 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 4, सो 4 ऊपर चला गया,
4 4 ज़ा कितना हो गया 16 रो एल ओवर ए। व्हाट इज रो एल ओवर ए? जो आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, सो आ गया 16 आर। सो बेटा 16th का आपका आंसर आ गया 16 आर। 16 आर मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो आपका करेक्ट है। विच इज आई वी इज इक्वल्स टू, अदरवाइज हमने बेटा पढ़ा है आई वी इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ये हम लोगों ने रिजल्ट 4th यूनिट के अंदर ड्राइव किया हुआ है। ठीक है जी। सो देख लो ये वाला रिलेशन, मतलब इन्होंने आई नॉट यहाँ पे लिख दिया, 2 दूसरी तरफ ले गए, 2 आई वी। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। इंडक्टिव फर्नेस मेक्स यूज ऑफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडक्टिव फर्नेस ये किस चीज़, कौन सा लॉ है या कौन से मेथड है जिसके थ्रू ये यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द एडी करंट। अदरवाइज बच्चे एडी करंट ऐसा टॉपिक है जिसकी एप्लीकेशंस हो गई या यूजेस वगैरह हो गई, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेंज लॉ गिव्स, लेंज लॉ हमें क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन नहीं करता कितने साइज का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये नहीं हमें बताएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें बताएगा। ये आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा ना कि ये आ गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल आएगा, अगर इस तरीके से है क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो साउथ पोल बन रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट की डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट मैग्नीट्यूड नहीं एक्सप्लेन कर रहा, सो 20th का आ जाएगा बेटा बी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन मतलब जो किसी तरफ हिल डुल नहीं रहा, एक ही पोजीशन पे पड़ा है। अब आपने उस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे देन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक पास से नॉर्थ पोल लगा दो, दूसरी तरफ साउथ पोल लगा दो, द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन तो देखो है ही नहीं इसकी कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉर्थ ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, साउथ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में कब मूव करेगा, जब इसे सेम चार्ज की तरफ रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं हो रही, सो ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, सो ये भी नहीं है। द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो रेस्ट पे होगा, सो दिस इज द राइट आंसर। स्पिन नहीं करेगा। नेक्स्ट है गॉस इज अ यूनिट ऑफ, गॉस किसके यूनिट है, सो गॉस बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 4th यूनिट का क्वेश्चन है अ सोलेनाइड हैज 1000 टर्न, एक सोलेनाइड है जिसकी 1000 टर्न्स है, सो नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है n पर मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ है। करंट कितना है आपका, I कितना है 5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू इट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, इनसाइड द सोलेनाइड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 100 n आपको कितना गिवन है 1000, I आपको कितना गिवन है 5, ठीक है जी। सो 5 4 20, 20 पाई इंटू ये -7 है, ये प्लस के 3 है, सो 7 में से +3 निकाले तो माइनस के 4। अब ये वाला 0 भी इसके साथ शिफ्ट कर दो, सो 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर आ गया ए आंसर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाओ, 2 चार्जेस हैं, 3 इंटू 10⁻⁻5 और 5 इंटू 10⁻+4 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। आर गिवन है बेटा, Q1 Q2 गिवन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square. So what is 1/4 pi epsilon naught? This is 9 into 10 raised to the power 9. Q1 आपके पास कितना है 3 into 10 raised to the power -5 और Q2 कितना है 5 into 10 raised to the power 4 divided by R square. R distance 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 सेंटीमीटर को बेटा पहले मीटर में कन्वर्ट करो. सो 0.1 मीटर. ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 100 कटिंग करके आ गया 0.1 मीटर. सो 0.1 का होल स्क्वायर. ये सारा क्वेश्चन बेटा 24th आप लोग सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा 13.5 इंटू 10 raised to the power 11 न्यूटन. सॉल्व करके देख लेना, मैंने अभी सॉल्व करके नहीं बताया कि बाकी आपको कैलकुलेशन बता दी कि इस तरीके से पुट करना है, सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करके देख लो. नेक्स्ट है पोटेंशियल एट अ सरफेस. आपके पास एक पोटेंशियल है जिस सरफेस है, एटॉमिक नंबर Z आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, पोटेंशियल पता करना है, V पता करना है कि V कितना होगा. पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एटॉमिक नंबर Z पता है, R पता है. तो बेटा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाना है. V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R. अब Q की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर. व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 raised to 9 इंटू 10 raised to the power 9. N हमें पता है 50 और E इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 डिवाइडेड बाय R हमें गिवन है 9 इंटू 10 raised to the power -15. अब इसे सिंपल सॉल्व करके देख लो. ये वाला डेसिमल इसके साथ कटिंग होगी 5, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा 80. ठीक है, एक बार चेक कर लेना. मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -19, यहाँ पे -15, 9, ये सारा सॉल्व करके देख लेना. आपके पास फाइनली आंसर बचेगा 8 इंटू 10 raised to the power +6 वोल्ट. ठीक है जी. सो बच्चे जो न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं वो बहुत सिंपल से हैं, सो देख के घबराना नहीं है, सिंपल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलेंगे, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब Q1 Q2 के अंदर अगर कोई चार्ज के अंदर हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द कूलम्स फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो ये कूलम लॉ एक्सप्लेन कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ 27th पे. When the distance between the two charge is half, the force between the charges become. तो forces कितना होगा ये खुद करके देखना. सेम यही है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है उसे हाफ कर दिया, मतलब कि R/2 कर दिया. देन चार्जेस बिकम्स, चार्जेस कितनी हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 ऊपर चला गया तो 4 टाइम्स हो गया. सो 27th का आ गया सी आंसर. ठीक है, मैंने बोल दिया खुद करके देखो, खुद ही एक्सप्लेन कर दिया. सो एक बार खुद भी ट्राई करके देखो. विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम किसके यूनिट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 28 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. इसके बाद आपका टेस्ट होगा. बाकी MCQs बेटा हम कल डिस्कस करेंगे. मंडे आपकी जो वीडियो है वो अपलोड डेफिनेटली हो जाएगी. थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स, थोड़े थोड़े MCQs इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहले 4 यूनिट्स के जो MCQs हैं अच्छे से पढ़ लो. और हम लोग 2 या 3 दिन लगाएंगे बेटा MCQs करने में, ताकि आप साथ साथ टेस्ट दे पाओ. ठीक है जी. सो वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है. जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, या पिन मैसेज देख लो, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा. आप लोग गूगल फॉर्म ओपन करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.